अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर दो जो है वो बहुत ही धुआंधार किस्म के बयानात जो आए और तीसरी खबर जो थी वो भी ऑलमोस्ट एक धमाकेदार खबर थी। अगर हम सबसे पहली जो खबर की बात करते हैं तो उसमें जो है वो बानी तहरीक इंसाफ की जो उनकी जो हमशीर हैं, उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है वो बानी तहरीक इंसाफ की जानब से नहीं है, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से है। अब एक अजीब सा बात हो रही है, क्योंकि एक जहाँ तो हमेशा ये कहा जा रहा है कि हम जो है 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद कर देंगे। और क्यों? क्योंकि हमें बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिलाना है, उनको उनका हक दिलाना है। और अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं कि ये तो सिर्फ पीटीआई की जानब से है, मतलब जमात की जानब से है, बानी तहरीक की जानब से नहीं है। अब हमेशा हमें ये एक ही बात बताई जाती है कि तहरीक इंसाफ बानी तहरीक है, इमरान अहमद खान न्याजी साहब है तो पीटीआई है। लेकिन आज उन्होंने खुद इस बात को पार्ट्स के अंदर हमें बताया कि बानी तहरीक इंसाफ अलग चीज है और तहरीक इंसाफ एक अलग चीज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसी के जवाब में जो बात हुई है उसमें उस्मा बुखारी साहबा का भी एक जो बयान था वो भी बड़ा चुपता हुआ सा बयान था कि उन्होंने कहा है कि किसी लीडर की खातर लोग बाहर नहीं निकलते, किसी लीडर की खातर लोग अगर बाहर नहीं निकलते तो इसमें मरियम नवाज शरीफ का क्या कसूर है। क्योंकि बेसिकली वो उस बात का जवाब दे रही जिसमें यह कहा गया था कि जब सोहेल अफरीदी साहब जो है वो लाहौर आए, अपना लश्कर लेके आए, या अपना यहाँ पे अवाम को इकट्ठा करने के लिए या पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर आए तो लोग बाहर नहीं निकले। तो कहा गया कि क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी, जगह जगह दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए, घरों के बाहर ताले डलवा दिए, बिजली बंद कर दी गई। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि किसी लीडर की खातर लोग बाहर नहीं निकलते तो इसमें मरीम नवाज शरीफ का क्या कसूर है। इसके बाद अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो गुजरे दिन जो है वो सोहेल अफरीदी साहब का एक बहुत दबंग बयान जो था वो फ्लोट किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठ के, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात कही कैटेगोरिकली, बल्कि कोट एंड कोट उन्होंने ये बात जो उन्होंने कही, मैं उसको कोट एंड कोट कहूंगा कि अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसके सबूत दे। किसको? केपी के गवर्नमेंट को। तो आज उसका जो रद्द जो था वो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने जब पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़पेपर है द न्यूज, उससे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं और तमाम तर सबूत जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास मौजूद हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब ने जब ये बयान दिया था तो शफी जान साहब ने ARY के एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जब ये बयान दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे तो यकीनी तौर पे वो हमें बताएंगे। इसके बाद जो तीसरी जो अच्छी एक खबर थी, थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका भी था तहरीक इंसाफ का और हुकूमत के दरमियान में, जो एक वार ऑफ टक जो चल रही थी और अल्फाज की गर्मा गर्मी थी और ना जाने कौन कौन से इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे अपोजिशन लीडर की तकरीरी के ऊपर। और आज जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बात कर दी गई है, ऐलान कर दिया कि जुमेरात तक जो है तकरीरी हो जाएगी और अचकजई साहब जो है वो ही उनके पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकजई जो होंगे वो नामजद होंगे और वही अपोजिशन लीडर होंगे। ये याद रखने वाली बात है कि ये अचकजई साहब वही हैं जिनको एक जमाने में बानी तहरीक की जानिब से ना सिर्फ तज़हीक का निशाना बनाया गया था बल्कि इनकी बाकायदा तौर पर इनको मीडिया ट्रायल इसका इनका किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर उनके पर्सनली बहुत ज्यादा अटैक भी किए गए थे। और दूसरी जानब अगर मैं देखता हूं तो महमूद खान अचकजई साहब के कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स जो है वो भी हमारी नजर से भी गुजरते रहे हैं, पहले भी गुजरते रहे हैं और अब भी गुजरते रहे हैं रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से। इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए जो है हमारे पास स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है फर्रुख मरगूब साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्रुख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। और उसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे मोहम्मद नईम साहब ने जो है ज्वाइन किया है, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली है और रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो क्योंकि वजह प्रोग्राम कह लें या
जो इब्तदाइया है वो तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ही और खासतौर अलीमा खान साहबा की बात से शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है नईम साहब से ही हम शुरू करते हैं। तो नईम साहब, ये जो बानिए तहरीक इंसाफ की जो हमशीर है, उन्होंने जो बयान दिया है, तो सर ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहली तो बात ये हम क्लियर कर दें कि जो खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा, उन्होंने बयान इस तनाजुर में दिया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जो आइन है पाकिस्तान है वो एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है। पीटीआई का एक अपना मौक़िफ़ है। तो जो इस टाइम रिप्रेजेंट कर रही है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ऊपर जो भी मौक़िफ़ आएगा वो बेसिकली उनके आएगा, पार्टी की तरफ से महमूद खान चौधरी या उनके जो भी जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी जमात पे। ठीक है। बाकी हम उनके साथ अलायंस है हमारा इस टाइम पीटीआई का। तो खान साहब ने जहरी बात है उनको अपोजिशन लीडर भी नामजद किया कौमी असेंबली में, हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी अगर एहतजाज है तो आप देखें हमारा पुरअमन एहतजाज पिछले 4 सालों से चल रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि जो पाकिस्तान में आप देखें 26वीं तरमीम की गई, 27वीं तरमीम की गई, अदलिया को जिस तरह कर दिया गया है कि हमारे मेरिट के ऊपर भी केस नहीं लग रहे अदालतों में। ठीक है। हम इंसाफ मांग रहे हैं सिर्फ अपने लीडर इमरान खान साहब की खातिर। तो हमारा मुतालबा ये है कि सबसे पहले 26वीं 27वीं तरमीम को वापस लिया जाए और अदलिया को आजाद किया जाए। हम चाहते हैं कि हम किसी से एनआरओ नहीं मांग रहे। हमारा मौकफ है कि हम मेरिट के ऊपर अपने केस को डिफेंड करेंगे अदालतों में। हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे एक ही मुतालबा है शुरू दिन से कि 9 मई और 26 नवंबर इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो सर ये 4 साल पुरानी बात है सर आप जिस आपने कहा कि आप पिछले 4 साल से जो है एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और 4 साल में उससे पहले क्या वाकयात हुए थे? 9 मई का वाकया चलो ठीक है मान लेते हैं जो भी हुआ, लेकिन 26 नवंबर की अगर बात करते हैं तो ये उसी की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कभी भी कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं की, हमने सिर्फ पुरअमन जो है वही एहतजाज किया सर। बिल्कुल जी, हम ये कहते हैं कि इसका जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, हमारी पार्टी का मौकफ है और इसका अदालत के अंदर चाहे लाइव केस की हियरिंग चलाई जाए ताकि ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है ना पिछले 2-3 साल से कि पाकिस्तान की हमारी 25 करोड़ अवाम देखे कि अगर हम कहते हैं जो भी लोग मुलव्वस थे 9 मई में या 26 नवंबर में तो हमारे साथ जुल्म हुआ है कि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे थे, हमारे ऊपर डायरेक्ट गोलियां चला के हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों के साथ जो जुल्म किया गया 26 नवंबर को। ठीक है। हम ये चाहते हैं इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी स्टैंड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसकी अदालतों में इंसाफ हमें दिया जाए, अदालतें इसका फैसला करें। बिल्कुल ठीक। अगर हम सजाबार होंगे हम उसकी सजा उठाएगी हमारी पार्टी, हम मानते हैं, मगर ऐसे आप नाहक किसी को साथ नहीं, आप किसी के साथ ज्यादती कर सकते। ठीक हो गया। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, अपना फर्रुख मरगूब साहब। ये पॉइंट मैं यकीनी तौर पे इन्हीं से उसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत के। तो सर ये आपके दौरे हुकूमत में सर ये कह रहे हैं हम पे इतना जुल्म हुआ, 26 नवंबर पे डायरेक्ट फायरिंग की गई, हमारे बंदे शहीद किए गए और हमारा जो है वो हमसे मैंडेट भी छीन लिया गया। तो सर आप इतना जुल्म कर रहे हैं तो कभी ना कभी इसको पे ऑफ तो करना पड़ेगा। तो सर वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही पुरअमन जो एहतजाज कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जी सर फरूख साहब। मैं इनसे एक गुजारिश करूंगा कि ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करें। अच्छा। ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा करेंगे तो ये खुद मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि पीटीआई का आज की तारीख तक ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो एक भी इनका ऐसा प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ जो पुरअमन हो। अच्छा। जिसमें तोड़ फोड़ ना हुई हो, जिसमें अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया हो, जिसमें हुकूमती इदारों हत्ता के रेडियो स्टेशन, पीटीवी स्टेशन और इवन के जिसको आज क्लाइमेट को तबाह करने का जिसके ऊपर हमारी बड़ी रिजर्वेशन है कि क्लाइमेट तबाह हो रहा है, इन्होंने दरख्तों को जलाया, इन्होंने गाड़ियों को जलाया, इस्लामाबाद सारा इन्होंने तहस कर दिया था। 2 बार इनको आने का मौका दिया गया और दोनों बारी ये गिल्टी थे। सही। और दूसरी जो ये अभी ये 27वीं और 26वीं तरमीम की बात कर रहे थे, ये पार्लियामेंट ने मंजूर की है। पार्लियामेंट मुंतखब पार्लियामेंट है जिसमें अभी ये भी शरीक है, इसका हिस्सा जाए ना जाए ये इनकी स्वाबदीद है।
ये कभी अगर अचकजी साहब को अपना नुमाइंदा नामजद कर रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पार्लियामेंट को ये तस्लीम भी करते हैं। तो अगर जिस चीज को आप तस्लीम करते हैं, उस पार्लियामेंट ने अगर कोई दो तरामीम मंजूर किए हैं, और वो, मैं इस बात पे बिल्कुल, बहुत से मेरे दोस्त इतराज करते हैं कि पीपल्स पार्टी को शायद ऐसी तरामीम की, मैं बिल्कुल इसकी फेवर करता हूं कि जितनी जुडिशरी के ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, बाद में 40 साल बाद जब जाके वो मानते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमने बेगुनाह को फांसी लगा दिया, हमसे ये गलती हो गई कि हमने जो था आपका ढाका का जो कमीशन बना था, हमीदुर रहमान कमीशन, जी। वो उसके ऊपर क्या राय निकली थी, उसमें कौन गिल्टी था, क्या था। तो ये जुडिशल कमीशन से भी अपने आप को महफूज रखे, ये सब गिल्टी लोग हैं और इनका अमल जो है वो सियासी, इनको दूसरा, इनको एक फैसला और भी करना चाहिए जी। एक फैसला ये करे कि इनकी पार्टी की रहनुमाई आया पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और इनके चेयरमैन और इनके ओहदेदार कर रहे हैं, या अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, जिनका पार्टी में कोई स्टेक सर, ये आपका पॉइंट है, इसी को मैं आगे लेके चलता हूं। अच्छा, अपना नईम साहब, हमें ये बताया जाता है, बल्कि हमारे तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं उनका वो कहते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा जो है उनका तो पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, और लेकिन जितने भी बयानात आते हैं वो सारे टोटल पॉलिटिकल बयानात आते हैं, और वो उनके मुताबिक डायरेक्शंस जो है वो अलीमा खान साहबा ही जो है वो दे रही होती है। बल्कि अगर मैं शेर अफजल मरवत साहब की भी रिसेंट बात करता हूं और सलमान अकरम राजा साहब की भी बात करता हूं, तो उनके बयानात के मुताबिक जो अलीमा खान साहबा है वही पार्टी को डिक्टेट कर रही है। देखे जी, पहली तो बात मैं ये आपकी तस्दीक कर दूं, जी, चाहे अलीमा खान साहबा कुछ करती हैं बात, चाहे हमारी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब कोई बात अगर करते हैं, ठीक है, तो वो वही बात होती है जो हमारे लीडर इमरान खान साहब की डायरेक्शन होती है। ओके, जो खान साहब अंदर से उनको डायरेक्शन देते हैं, वही बात सारी पार्टी की लीडरशिप दोहराती है। हमारी सारी पार्टी यूनाइट है, हमारा लीडर इमरान खान है। जो खान साहब ऑर्डर देते हैं, चाहे वो अपनी बहनों के जरिए मैसेज देते हैं कौम को, पार्टी को, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के थ्रू देते हैं, जो भी फैसला हतमी होता है वो इमरान खान साहब का होता है, और उसके ऊपर सारी पार्टी हमारी लबबाई कहती है। सर, एक जिमनी सवाल है सर, बुरा मत मानिएगा, कथा कलामी माफ। सर, अभी हमें बताया जाता है कि बानी तहरीक के साथ जो है वो तकरीबन कुछ 3 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। 3 माह से ज्यादा में अगर बात करते तो सिर्फ एक दफा जो नूरीन खान साहबा जो है वो मुलाकात करके आई हैं, लेकिन ये रोज एक नया बयान आता है। और ये सर कौन से ऐसे जराए हैं जो कि बानी तहरीक जो है वो एक मुद्दत से, एक जाने तो सर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको कैद तहनाई में रखा गया है, और दूसरी जानब डेली के 4-4, 5-5 बयानात आ रहे होते हैं और बानी तहरीक की जानब से लंबी लंबी ट्वीट्स भी आ रही होती हैं। तो सर वो इंस्ट्रक्शन सर कैसे पहुंचती है तहरीक इंसाफ को, जरा थोड़ा सा हमें भी बताए ना सर, हम जो आम हमारे जो देखने वाले प्रोग्राम सुनने वाले लोग हैं उनको भी पता लगे ना सर। जी, बिल्कुल जी, पता लगना चाहिए। देखे जी, ये अभी इन्होंने हमारी, ये इतने खौफजदा है खान साहब की स्टेटमेंट से होते हैं कि इन्होंने उनकी बिल्कुल गैर कानूनी मुलाकातें, जो एक फैमिली का कानूनी हक है, मुलाकातें जो एक शेड्यूल है, एक कानून है, उसके तहत ये इन्होंने पहले पाबंदी भी गैर कानूनी लगाई हुई है मुलाकातों की जी। और आखिरी जो मुलाकात हुई थी उनकी बहन की हुई थी नूरीन खान की, वो हुई थी गालबन 6 नवंबर को या 7 नवंबर को गालबन हुई थी। जी सर। उसके बाद अगर मुलाकात नहीं भी होती तो खान साहब ने पिछले साल 1.5 में जब उनकी मुलाकातें होती थी तो उन्होंने सारी चीजें अपनी बहनों को, पार्टी लीडरशिप को कन्वे की हुई है। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब को पहले वक्त के पहले से उनका अदराक था कि आने वाले वक्त के अंदर ये मसाइल होंगे और ये अल्फाज मैं कहूंगा तब ये सारी चीजें होंगी। सर देखें जी, वो लीडर है, उन्हें पता है जो उनके साथ जेल के अंदर रवैया रखा जा रहा है पिछले 2.5 सालों से, तो ये पहली दफा तो नहीं पाबंदी लगाई गई। आज से कुछ अर्सा पहले भी उनका राब्ता कट आउट किया गया था, उनको अंदर आइसोलेट किया गया था। मैं सर इसी पर मैं पॉइंट ले लेता हूं। मरगूब साहब, आप तो बड़ा कह रहे हैं कि जनाब आपके सोर्सेस काफी मजबूत हैं, आपका हुकूमत काफी स्ट्रांग है। अब वो देखे ना, वो तो अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनको तो ऑलरेडी वक्त का पहले चीजों का पता था, वो ऑलरेडी चीजों को लिख के दे चुके हैं, ऑलरेडी लोगों को वो एड्रेस कर चुके हैं कि फलां डेट को फलां बजे इतने बज के इतने मिनट पे ये वाला बयान देना है, फलां मौके के ऊपर आपने ये बात करनी है।
उस बयान के बाद ये हालात पैदा होंगे, तब ये उस वक्त फिर ये बयान आपने देना है। तो सर आप फिर गलती तो नहीं कर रहे सर कहीं उनको अंदर कैद करके? हैरानगी भी हो रही है और बड़ी परेशानी भी हो रही है। अच्छा, ये अगर उनको ये सब पता है तो अपने मुस्तकबिल का जरा मुझे भी बता दें कि आज से 6 महीने बाद वो कहाँ पे होंगे, उनकी क्या सूरत सियासी और बाकी मामला किस जगह पे होंगे। लेकिन सर वो मंजूर वसान साहब को ख्वाब आते हैं सर, वो इनको भी आ गए ना फिर। इन्होंने ख्वाब नहीं, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, वो ये कह रहे हैं आगे चले गए ना, वो बेचारे ख्वाबों में करीब ठहरे हुए हैं। उनसे मंजूर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जाना है 2-4 दिनों में कराची, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप खान साहब के पास मुलाकात की कोशिश करें ताकि वो आपको ख्वाबों की दुनिया से निकाल कर हकायक की दुनिया और मुस्तकबिल बता सके। कि दुनिया का और पाकिस्तान का अपना मुस्तकबिल तो उनको पता नहीं है। अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से उन्होंने इस मुल्क का इकोनॉमी का पट्ठा, पंजाबी में सॉरी ये नामुनासिब लफ्ज है, पट्ठा बैठा दिया। आज हम जहां खड़े हैं, ट्रेड का डेफिसिट हमारा कहाँ पे है, हमारा बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सारा हमारा दरम गरम हुआ है। हमने 35 अरब रुपया देना है जो डे बाय डे गलत पॉलिसियों को ठीक करने में कई दहाइयां लगती हैं। आप कई दहाइयां लगती, बिल्कुल सही। इसी चीज पे सर मैं आता हूँ। अपना नईम भाई, आपने सर बहुत अच्छी बातें की और यकीन करें मैं वाकई बड़ा थोड़ा सा एस्टोनिश भी हूँ और मुझे थोड़ा सा फख्र भी महसूस हो रहा है कि मैं बानी तहरीक इमरान अहमद खान न्याई साहब के दौर के अंदर मैं जिंदा हूँ और मैं एक प्रोग्राम भी कर रहा हूँ जिनको के तमाम चीजों का वक्त से पहले का पता लगना शुरू हो गया था। अभी सर वो 200 अरब डॉलर आना था जो मुराद सईद साहब ने कहा था, 100 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारना था, 100 हमने इस्तेमाल करना था, वो तो चले हो गया, उसको वो तो नहीं आ सका। लेकिन सर सुहेल अफरीदी साहब ने जो बयान दिया उस पर अगर हम बात कर ले वो ज्यादा मुनासिब हो जाएगा मौके की मुनासबत से, क्योंकि आजकल हालात भी ऐसे हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो हुकूमत जो है हमें उसका सबूत दे। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी दहशतगर्दी हो रही है और उसके सबूत ऑलरेडी वफाकी और सूबाई हुकूमत के पास मौजूद है। तो सर ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है? अली अमीन गंडापुर साहब इतना अरसा सीएम रहे हैं तो वो आप उनसे ले लें क्या सीएम ऑफिस के अंदर या किसी भी ऐसे अदारे के अंदर जहां पे सुहेल अफरीदी साहब की दस्तरस यकीनी तौर पे हर जगह पर है, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन वहां से हासिल नहीं कर पाए? सर बात यह है कि गंडापुर साहब के भी बयान को आप जिस तरह भी जिस तनाजुर में भी ले लें, चाहे सुहेल अफरीदी साहब का, हाँ, इसका एक पस मंजर है। जी सर, जी सर, बिल्कुल ये देखे कभी हम अपनों को वो एक केपी के मुसलसल एक जंग ज्यादा हालात में गुजर रहा है। पहले मुशर्रफ साहब के दौर में देखे हमने अमेरिका की जंग लड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ, खुद हमारी फोर्सेज ने उसके असरात देखे कि हमारी जितनी भी फोर्सेज थी उनके कितनी शोहदा हमारे शहीद हुए। हमारे केपी के तकरीबन 80,000 लोग डैमेज हुए। वो 80,000 लोग नहीं थे, वो 80,000 खानदान थे केपी के, पूरे पाकिस्तान केपी के सर, पूरे पाकिस्तान के भी हुए सर। हमारे साथ सबसे ज्यादा डैमेज हुआ सुबह वो केपी हुआ सर, बिल्कुल हुआ इस वार में, पहली वार में। अब उनका जो मुतालबा है सर, वो ये नहीं कह रहे कि हम अपनी फोर्सेस के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। वो ये कहते हैं कि आप पहले अगर अफगानिस्तान से अगर कुछ चीजें आ रही हैं तो आप हमें भी ऑन बोर्ड लें, हमें भी बताएं कि इधर से कौन कौन से दहशतगर्द इधर आपका पॉइंट आ गया। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि सबूत ऑलरेडी मौजूद हैं। सर देखे गंडापुर साहब की भी बात समझे, मौजूद है। वो कहते हैं कि आप अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है आप उनके साथ पहले नेगोशिएट करें। अच्छा, वो हमारे बंदे मारे, वो हमारे बच्चों को मारे, हमारे 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 स्कूलों को तबाह करें, हमारे फौजियों को मारे और हम उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करें। सर फौजी भी हमारे अंदर से हमारे भाई है ना, हमारे सर मैं वही तो फौजी भी हमारे, सिविलियन भी हमारे मुल्क के सारे भाई को हमारे पाकिस्तान की आवाम हो रही है। हम उसको बैठा के चाय कॉफी पिलाएंगे सर? नहीं, हम क्यों पिलाएंगे चाय कॉफी? हम उनकी गवर्नमेंट को पहले उनको ऑन बोर्ड ले, उन्हें बताएं हमारे साथ हमारे बॉर्डर पार है, हमारे साथ दहशतगर्दी हो रही है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती फिर हमारी फोर्सेस का काम है वो उस केपीके की गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड ले, उन्हें पूरा बताएं कि ये हालात है, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनके देखे दोनों साइडों पे लोग हैं, रिलेटिव हैं, दोनों साइडों पे लोग जो रहते हैं। ठीक हो गया। नहीं भाई, मैं अगर आप बुरा न मनाए तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी इस्लाह कर दूं आपकी इस इन्फॉर्मेशन के अंदर, बल्कि आप इसको ऐड कर लें, गिरा लगा लें, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, गिरा लगा लें।
कि अपना अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सर तकरीबन कोई 50 दफा से ज्यादा बार पाकिस्तान की जानब से डोजियर भेजा जा चुका है और उनको बार बार एक ही बात समझाई गई है कि अब ये हालात आपकी जानब से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने उसका जवाब क्या दिया है। और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो कतर के अगर जो और तुर्की के अंदर जो पीस टॉक्स हुई थी उसके अंदर तालिबान वहां से ये बात कह के भाग गए थे कि हम जो है ये मिलिटेंट्स है इनके ऊपर काबू नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे साथ मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर जब हमने हुकूमत बनाई थी इन्होंने हमें सपोर्ट दी थी, और अगर हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। सर काइंडली फिर थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। एनीवेज सर आपका नहीं भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है टेलीफोन के ऊपर वक्त दिया और आपने बहुत जो है वो रूह परवर गुफ्तगू हमारे साथ की, बल्कि चश्म कुशा आपने हमें गुफ्तगू की और हमें वो चश्म कुशा फैक्ट्स बताए बानी तहरीक की जानब से। आप जो आज जो बयान आ रहा है वो बेसिकली आज से तकरीबन को 1.5 साल पहले दिया गया था, यानी जो बात बताई गई थी वो आज उसी तरह पूरी हो रही है। खैर एनीवेज अब हम जो दूसरा इशू है अब उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। तो असल में पाकिस्तान की अगर बात किया, जैसे अभी दौरान गुफ्तगू ही मरगूब साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो काफी स्ट्रेस के अंदर हैं, और पाकिस्तान का जो इन्होंने ठीक है इन्होंने तो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक पॉइंट आउट किया कि उनके दौरे हुकूमत में जो मसाइल पैदा हुए थे जिस वजह से हमें इतने अरब डॉलर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो डेफिसिट आ गया या हमारे ऊपर प्रेशर आ चुका है। लेकिन अगर दूसरी जानब देखें तो जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान की जानब से मुसलसल अगर मैं गुज़िश्ता चंद माह की बात करता हूं तो एक ही बात हमें बताई जाती है कि जनाब पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नई तरक्की की सीढ़ियां इतना चढ़ गया कि वो बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी है लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही, वो ऊपर ही ऊपर जाई जा रहा है। आम इंसान की जिंदगी के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज अगर बढ़ता है वहां पे पैसे की रेल बेल होती है, आम इंसान की जिंदगी पे क्या असर हो रहा है? क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई? क्या बिजली की कीमतों में कमी हुई? क्या गैस की कीमतों में कमी हुई? क्या बिजली की साथ साथ जो हमारी शय खुर्दनोश है, चीनी, आटा, मिर्च या बाकी जो अजनास है उसकी कीमतों में कमी हुई? अगर हम पेट्रोल डीजल की बारे में बात करते हैं तो अगर हम आज कहते हैं कि हमें फलां चीज चाहिए और हमने वहां से परचेज करनी, तो दुकानदार हमें यह कह रहा होता है कि भाई इसका किराया बहुत ज्यादा पड़ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि डीजल की कीमत बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है। किसान से अगर बात की जाए वो कहता है कि मेरे महसूलात ही पूरे नहीं हो रहे होते, मैं जो अपनी जमीन के ऊपर जो मैं काश्त कर रहा हूं उसके अंदर मेरे इनपुट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मैं अगर फर्ज करें 2000 रुपया या 4000 रुपया गंदम का रेट है तो मुझे वारे नहीं खाती, उसका रेट कम से कम 5000 या 6000 रुपये पर मन होना चाहिए। अब इन तमाम चीजें जो है इनको हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं उन्होंने आज एक बहुत ही अजीब बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि जी करप्शन के पायस जो सरकारी इदारे हैं उनमें 1000 अरब रुपए सालाना जाया हो रहे थे, अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनको हम देखते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सूद की अदायगी, भाई सूद की अदायगी आप जब कर्ज हम लेंगे और कर्ज की जब हम मै पिएंगे उसको तो हम मस्ती में फिरते रहेंगे, लेकिन जब एक ना एक दिन हमें वो कर्ज तो वापस करना ही होगा। इन तमाम इस इशू पे गुफ्तगू करने के लिए जो है हमें हमारे साथ, क्योंकि स्टूडियो में फर्क में मरगूब साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ साथ मैं बैरिस्टर यासर अकरम कुरैशी साहब का मैं उनको भी स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब जो है वो बेसिकली एक लॉ फर्म को लीड करते हैं और उसके अलावा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लीगल एडवाइजरी देते हैं, उसके साथ साथ टैक्स के ऊपर इनकी काफी गहरी निगाह ये रखते हैं। और उसके साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से जो हुकूमत की अगर मैं बात करता हूं तो हमें परवेज संधीला साहब ने हमें ऑडियो लाइन पे ज्वाइन किया है। परवेज साहब कैसे मिजाज हैं सर आपके? थैंक यू सर। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सुनाए सर, लाहौर का मौसम यूरोप के मौसम से ठंडा है कि सर बराबर ही है? सर बराबर है हर चीज में। लाहौर की सड़कें जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, सड़कें साफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यूरोप से साफ है, लेकिन यूरोप के बराबर है। यूरोप के बराबर वहाँ पे काफी, हाँ जी, मौसम जो है वो 3-4 टेम्परेचर छोड़ के आया था। यहाँ पर भी मौसम वैसा है, ठीक है। वहाँ पे बर्फबारी थी, तो मुझे कोई ऐसा कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा यूरोप में और लाहौर में। लेकिन सर एक छोटा सा इशू है ना सर, यूरोप का पर कैपिटा इनकम और सर लाहौर का पर कैपिटा इनकम, सर जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है सर? सर यूरोप को कोई 200-250 साल पहले कोई मरियम नवाज मिल गई थी और पंजाब को अभी रिसेंटली
1.5 ईयर पहले मरियम नवाज मिली है। अच्छा। तो आपने 250 साल का मुकाबला 1.5 साल से करना है, हाँ। तो फिर कर ले, फिर वो जो भी आपने करना है कर ले, उस पर भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया। आप जब कोई, मैं 150 साल नहीं मांग रहा, 200 साल नहीं मांग रहा, हाँ। मैं 5 साल मांग रहा हूँ। 5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला आप मुकाबला कीजिएगा। ठीक है, आपको पता लगेगा कि यूरोप में और पंजाब में क्या फर्क है। ठीक हो गया। लेकिन सर बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय सर, ठीक है, हम जो मीन्स है हमारे आप रहने का, सड़कों का, बाकी चीजों का, इसमें तो सर कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। बल्कि सर मेरा ताल्लुक, क्योंकि मैं बीइंग फार्मर, जो मेरा गांव है वो काफी जनूबी पंजाब में पीछे करके गांव है, वहां तक भी जो है वो कूड़ा उठाने के लिए जो रिक्शे जाए वो वहां फिर रहे होते हैं, मरियम नवाज की तस्वीर लगी होती है उनके ऊपर। अब वो आपको पता है गांव में सर कितना को कूड़ा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन सर फिर तो रहे ना, ये हम मानने वाली बात है कि रियासत जो है अब वो ये 20-25 हजार गांव जो है, जो कि जहां पे कभी रियासत का सवाए पटवारी के या कानून गो की अमलदारी के अलावा नहीं था, लेकिन अब वहां पे खाकरों भी जाना शुरू हो गया। ये एक अच्छी बात है सर, इसके ऊपर तो प्लस पॉइंट आपको बनता है। सर देखें, मैं अगर देखें आपके नजदीक ये छोटी चीज है तो होगी नहीं सर, छोटी नहीं है, नहीं सर छोटी नहीं है। मैंने कहा सर, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि पहली दफा हुआ है कि पटवारी और कानून गो के अलावा जो है वो खाकरों भी जाना शुरू हो गया। इट मींस कि रियासत ने उनको देखा है। देखिए मेरे दोस्त बहुत सारे इस बात का गुस्सा करते हैं कि जब मैं कहता हूं कि यूरोप जो है वो पंजाब यूरोप से आगे जाएगा, जो पंजाब है वो यूरोप बन गया है। यही वो चीजें है ना, मतलब कि यूरोप के किसी छोटे से गांव में भी सफाई वाले, यूरोप के किसी छोटे से गांव में भी सारी सहूलतें मौजूद हैं, और वो भी सहूलतें मरियम नवाज जो है पंजाब के हर घर में, हर गोद में, हर ग्राम में, हर बस्ती में, हर पिंड में देने जा रही है। ठीक हो गया, तो बहुत दूर की बिल्कुल सही हो गया। अभी सर हम आते हैं सर, ये जो ठीक हो गया सर, ये तो हमने बात कर ली। लेकिन सर हम ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं, मेरे साथ इस वक्त सर स्टूडियो में मौजूद है फरक मरगूब साहब सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और यासर अकरम साहब सर, जिसका मैंने आपने यकीनी तौर पर उनका तारुफ भी आपने सुना होगा। तो सर फरूख साहब से अगर मैं बात कर लूं, उसके बाद सर दोबारा आपके पास आता हूं। फरूख साहब, ये जो बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त जो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, वफाक की अगर बात करता हूं, जिसमें सर आपकी सदर आपके हैं, गवर्नर सारे आपके हैं, तो क्या आपके पास और इन दोनों मिलके, दोनों जमातों ने मिलके कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा प्लान तैयार किया हुआ, जैसे एक जमाने में 5 साल मंसूबा होता था, 3 साल मंसूबा होता था, लोगों को मौशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए? हमने इनको मुकम्मल फ्री हैंड दिया हुआ था। अच्छा, कि आप अपनी पॉलिसी बनाएं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके असरात कौम को मिलें। ठीक है। लेकिन मुझे बदकिस्मती के साथ महसूस हो रहा है, और हमारी पार्टी भी ये महसूस कर रही है, जी कि इतना ज्यादा फ्री हैंड देने के ये कुछ मिसट्रैक भी हो रहे हैं बार बार। अभी ये एक ऑर्डिनेंस आया, आपने देखा होगा, इकोनॉमिक जोन्स का। सर वो इस तरह वो ई ऑर्डिनेंस था सर, सॉरी, वो आपको भी पता है सर, वो ई ऑर्डिनेंस था, उसमें सर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती ना सर। बीच में आप रख के किसी के ऊपर एटॉमिक हमला करने का भेज दें तो वो एक गलती नहीं होगी। सदर पाकिस्तान है सर, वो इतने बच्चे भी नहीं है सर, सरकाइंडली सर, ऐसी बात मत करें। दूसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पे है ना सर, इकोनॉमी की बात करें, मैं बड़ा दुखी हूँ कि मलका एलिजाबेथ दोम ने अपने 60 साला दौरे हुकूमत में 261 और 117 मुल्कों के 261 दौरे किए थे। जी सर। अब हमारे हुक्मरानों ने एक साल में 70 दौरे किए। सर उसमें आपके भी तो शामिल है सर? नहीं, हम जरदारी साहब आज भी गए हैं सर, वो हम ये कभी नहीं कर, जरदारी साहब आज भी गए, एग्रीमेंट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए सर। हम ये एग्रीमेंट करने बिल्कुल नहीं गए कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट के नुक्ते नजर से वो उनके जरदारी साहब की जाती, उसकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे वजीर खाना, जिन्होंने खुद आज तस्लीम कर लिया कि 1000 अरब का इसमें गड़बड़ है, हो रहा था, और ये तो पंजाब बैंक का हुआ है, ये 1000 अरब का पंजाब बैंक का था, सरकारी का। नहीं, मैं इसकी क्लियर कर रहा हूँ कि ये बाकायदा पीछे आपने बिल्कुल देखा होगा, तो तमाम मीडिया पे भी आया, हर जगह पे रिकॉर्ड में है कि जी वो 1000 अरब का पता नहीं लग रहा कि कहाँ गया। तो क्या कर रहे हैं आप, हुकूमत कैसी चला रहे हैं कि जो आपको ये पता ही नहीं है कि 1000 अरब का आ गया। दूसरी कि 70 गैर मुल्की दौरों में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आपकी फाइजर भाग गई, आपकी बूट्स भाग गई यहाँ की, आपकी शेल चली गई यहाँ से,
आपकी टोटल चली गई यहां से, आपकी इन्वेस्टमेंट, आज खुद उन्होंने वजीर खजाना साहब ने माना। तो आप जो हमें ये दिलासे दे रहे थे कि हम खुशहाली की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जो जिसकी छत कोई नहीं है, वो सर मैंने करके नीचे गिरेंगे, आज उन्होंने अपना टन्योर का साल, सवा साल या 1.5 साल गुजार के आज हमें वो बता रहे हैं कि हमारी सीढ़ी आगे कोई नहीं है। सर आपको पॉइंट आ गया यासिर साहब, देखें ये तो देखें, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल आपके साथ तो है नहीं, लेकिन सर मैं एक आम जो हमारे नाजर हैं, हमारे सुनने वाले, देखने वाले, उनके लिए सर यहीं से शुरू करते हैं। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है सर, उसके बढ़ने से, उसके गिरने से आम इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स, तो वी आर सिटिंग इन 2026। हाँ, तो पॉलिटिशियन ने तो अपनी गवर्नमेंट को, वही ना, मैंने इसलिए बात की ना सर। हम तो बेसिकली फैक्ट्स पे बात करते हैं जी। दिस इज द रियलिटी के गवर्नमेंट, जो हमारी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, जी जी, नो डाउट वो एफर्ट्स कर रही है, बट ये कि कुछ तजर्बात हमें इस गवर्नमेंट में एज इकोनॉमिस्ट, एज लीगल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें देखने को मिले, जिसमें हमारी स्टॉक चेंज तो बढ़ गई है। ये बेसिकली एक विंडो ड्रेसिंग होती है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स को ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, और रातों रात बिलियन ऑफ रुपीस पॉइंट्स ऊपर जाने और पॉइंट नीचे आ जाने। एक्चुअल फैक्ट पड़ता है गंदम के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट, पीएमएल गवर्नमेंट की लास्ट क्या पॉलिसी थी? गंदम खरीदना ही बंद कर दी गई। जी बिल्कुल, वो पंजाब की थी सर, पंजाब में भी पीएमएलएन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज कहा, बल्कि आज भी हमारा उनका एक प्रोग्राम था, तो नो डाउट के इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है कि हमारी यंगस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं, हमारी इन्वेस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, पूरे पाकिस्तान में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कौन सा बड़ा इन्वेस्टर आया है? ये नो डाउट इसके अंदर सीमेंट इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फर्टिलाइजर हमारी ग्रो कर रही है, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। तो इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं करती जब फंड्स किसी एक एग्रीकल्चर से, जब तक हमारी आपके कहने का बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इकोनॉमी का मतलब है कि एवरी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। ठीक है, बेसिकली आप कह रहे हैं कि वाटरफॉल सिस्टम होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के ऊपर डिस्पर्समेंट। बिल्कुल, डिस्पर्समेंट। संजीला साहब, आपने ये बात सुनी सर, जिससे अभी इन्होंने बड़ा पॉइंट दिया है कि सर जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो, बल्कि आज तो हमारे जो वफाकी वजीर खजाना है, उन्होंने भी ये बात कही है कि कंपनीज जो है हमारा मुल्क छोड़ के जा रही है, लेकिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो पकड़ी नहीं जा रही सर। जी संदीला साहब। जी जी बिल्कुल जी, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। जी सर, मैंने कहा सर अपना सवाल रिपीट कर देंगे? जी बिल्कुल, मैं सर ये बात ये कर रहा हूं कि यहां पे जो बात हो रही है, खासतौर पे आज जो हमारे वफाकी वजीर खजाना है, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो पकड़ी नहीं जा रही, हमने रोज एक नया रिकॉर्ड बना लेते हैं, लेकिन जो कंपनीज हैं सर वो हमारा मुल्क छोड़ के क्यों जा रही है, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होने के बावजूद भी सर? सर देखिए, 2-3 चीजें हैं ना। ये देखें, अगर कोई एक कंपनी जा रही है तो दूसरी कंपनी वापस भी तो आ रही है ना। मतलब देखें, आप अगर फर्ज किया जी शेल चला गया, तो शेल के जाने के बाद आपका सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा सऊदी अरब का सबसे बड़ा और बल्कि यूएई का सबसे बड़ा ग्रुप है, वो यहाँ पे आ गया है। आप अरामको की बात कर रहे हैं सर? जी 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 जी, ठीक तो है। अगर कोई एक कंपनी जा रही है तो दूसरी वापस आ रही है, उनके अपने अपने मफादात हैं, उनके अपने अपने हैं, लेकिन हमने तो अपने मफादात देखने हैं ना सर। ठीक है। अगर मैं बताएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे अगर आप उनको देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उन्होंने कहा जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, भाई हम बच्चे बाहर खुद भेज रहे हैं सर। आपको पता है पंजाब स्किल प्रोग्राम के तहत कितने बच्चे जो है हम लोग यहाँ से स्किल्ड करके फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं कि वो बच्चे जाएं, अपनी भी जिंदगी सवारी, अपने पिछलों की भी जिंदगी सवारी और पाकिस्तान के लिए तरसीलात भी भेजें। ठीक है। आप टेक्सटाइल में पूरी दुनिया में जाने जाते थे, देखिए आपकी जो आईटी है, हिंदुस्तान की आईटी, कहता कि हिंदुस्तान की आईटी पूरी दुनिया में है। आपने मार्क हक में देखा है ना कि हमने क्या किया है हिंदुस्तान की आईटी के साथ। जी जी बिल्कुल। तो मतलब कि अगर कोई एक जा रहा है तो दो वापस भी तो आ रहे हैं ना सर। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक जा रहा है तो हमारा मुल्क जो है वो बैठने जा रहा है या हमारा मुल्क बैठ गया। ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आप जाए दुनिया में, बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जो 250 साल पुराने थे, बंद हो रहे हैं। ठीक है, उसकी 5 से 5 रुपए आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे कंट्री की देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो हर दिन रिकॉर्ड पैदा कर रही है, हर दिन रिकॉर्ड पैदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप देखें कि अभी सऊदी अरब से हमने जो $2 अरब देने थे, वो $2 अरब क्या हुआ है, वो आपके एज ए इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गए, क्योंकि आप सऊदी अरब को दफाई से लेकिन सर हम उनको जहाज भी तो दे रहे हैं ना सर, उसके ऊपर हम जहाज भी तो दे रहे हैं ना सर। सर हम जहाज उनको भी दे रहे हैं, हम उसके अलावा आप देखें आपसे लीबिया कितने बिलियन यूरो का जहाज लेने जा रहा है,
उसके अलावा बांग्लादेश में लाइन में लग गया है। सिंधिला साहब, इस इशू पे हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त हम करंट जो हमारे पास जो है उस पे बात कर लें। वो ज्यादा इस वक्त, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारी ऑडियंस है उसको पता लग जाए या उसके हम थोड़ा सा समझा सके, अगर पॉसिबल हो हमारे लिए तो। यासर साहब, सर ये जो अभी बात हो रही है, सर देखिए टैक्सेशन सिस्टम, आप भी सर टैक्स को ही देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन सिस्टम भी कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स नहीं देते, हमारा यहाँ पे डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, दरमियान में गैप बहुत ज्यादा है, हमारे पास जो है रजिस्टर्ड जो है वो टैक्स पेयर बहुत कम है। लेकिन अभी अगर मैं वजीर खजाना की बात करता हूं तो उन्होंने कहा जी इस 3 माह के दौरान में फर्ज करें हमें 36 अरब रुपया इकट्ठा करना था, हमने 41 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद जो विंडो है जो है ना सर, वो इतनी बड़ी विंडो क्यों नजर आ रही है? पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि ये जो कंपनीज जो है, फर्ज करें हमारा शेयर जो है वो 1,90,000 की वो उसकी जो बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो सर क्या कंपनीज का टैक्स इकट्ठा नहीं होता सर इनका भी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिंधिया साहब को ये थोड़ा सा जो आर्गुमेंट करना चाहूंगा कि अगर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है तो यूटिलिटी स्टोर क्यों बंद किए गए हैं? हाँ, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है आपका सर। तो आप इसलिए बंद किए गए हैं, आप रमजान बाजार उनका जवाब ले लें सर। प्लीज मेरी प्रोग्राम में बना दिए गए, सस्ते मॉडल बाजार बना दिए गए। सर अगर आपने यूटिलिटी स्टोर बंद किए तो उसका अल्टरनेट बनाया है ना, बेहतर तरीके से बनाया है। जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते, लाहौर में 50 जगह पे आप उसके मुतबादल बनाकर दिए हैं। सर वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, नॉट इन लाहौर सर, प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सपेडिशियस कीजिएगा। सर मैं लाहौर के अलावा आपको चकवाल, मंडी, बहावुद्दीन, गुजरात में भी गिना सकता हूँ कि कितने मॉडल बाजार बने हैं सर। फर्रुखाबाद का नाम सुना है जिसको कभी चूड़खाना कहते थे, आप जाके देखे सी बना क्या है सर। ये मॉडल बाजार आज से कोई 35 साल पहले के चल रहे हैं सर। प्लीज मुझे इनकी शक्लें बदल रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि मैं, अच्छा चले अब इसमें डिबेट कर लेते हैं ना सर। आप इसमें डिबेट आपने की डिबेट कर लेते हैं। मैं आपको लाहौर में एड्रेस बता देता हूं जो पिछले 1.5 साल के, अच्छा संदीला साहब ये इनका ये आर्गुमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम इसी पे आते हैं। जी यासर साहब, सर कंप्लीट कीजिएगा। हम बेसिकली इकोनॉमी को देख रहे थे, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। वी आर द पार्टनर ऑफ द टैक्स कलेक्शन, और हम गवर्नमेंट को यू आर द मेजर पार्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शन सर। हम इंटरमीडिएटर होते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक को असिस्ट करने के लिए, और हम यहाँ क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बैठे हुए। सॉरी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। आप प्लीज थोड़ा सा इस चीजों को अंडरस्टैंड करें। हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोशिश कर रही है, हम पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं। मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को पॉइंट आउट किया कि सीमेंट इंडस्ट्री हमारी ऊपर जा रही है, हमारी फर्टिलाइजर ऊपर जा रही है, हमारी जो क्या कहते हैं अदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। लेकिन जिसमें जो हमारी होममेड इंडस्ट्री है, जैसे आपने टेक्सटाइल का जिक्र किया, कॉटेज इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल हमारा नीचे जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट 10% रिड्यूस हुई है इस साल भी। अगर आप आईटी का कंपैरिजन करेंगे तो आईटी इज एन अनदर इरा, वो फ्रीलांसिंग में आ पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो मेजर प्रोजेक्शन है, जो यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड नहीं है, तो वो उनको कौन रिजल्ट देगा जो 4-5 हजार बंदा एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वेयर वी आर मैन्युफैक्चरिंग, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, हमारी फ्यूल कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है। प्लीज इस चीज को भी एड्रेस किया जाए। बीइंग अ पॉलिटिशियन आपका राइट बनता है मुतलका मौजूदा गवर्नमेंट को डिफेंड करना, और आप बिल्कुल अच्छा अपना स्टांस दें। लेकिन जो एक सिंगल बंदे को हमें रिप्रेजेंट करना है, इस वक्त इकोनॉमी की हालत जो है उसमें 7 लाख बंदा 2025 में जो है ब्रेन ड्रेन हुआ है। आप उसको आप इस तरह में जो स्किल बंदा जाता है बाहर, वो मुल्क पाकिस्तान का नुकसान है। 20 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं एक बंदे को स्किल होने में। ठीक है यासर साहब, ठीक है यासर आपका ये पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन अभी जो अगर हम उसको वैसे अगर ब्रॉडर अगर प्रोस्पेक्ट के अंदर हम देखते हैं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अनस्किल्ड शख्स के मुल्क से बाहर जाने के मुकाबले में अगर सेमी स्किल्ड या स्किल्ड पर्सन बाहर जाता है तो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होती है। लेकिन उसमें सर प्रॉब्लम क्या है? मरगूब साहब, सर क्या इस वक्त कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आपकी जो फेलो पार्टी है, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के आप और नून लीग दोनों है, क्या सर सिर्फ इसी चीज के ऊपर रिलाय करके बैठे हुए हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है रेमिटेंस जो है हमारी वो 2 गुना बढ़ गई है? मैं बिल्कुल रेमिटेंस को इसमें बिल्कुल नहीं समझता कि ये उससे कोई हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा हो रहा है। हाँ। ये आपके सफारी दौरों के लिए जो
पैसे आ रहे हैं उसमें आप सर आप पॉलिटिकल बंदे हो, सर आपकी अपनी पार्टी के बंदे भी जाते हैं सर, या तो नहीं जाते सर? उस तरह नहीं जाते, मतलब आपने तो एक एयरफोर्स 1 को पकड़ा हुआ है और आप एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे तीसरे 70 दौरे आपने एक साल में कर लिए हैं। हाँ। उसके एवज आपने किया क्या है? हाँ। दूसरी वजीर खजाना साहब ने जो खुद फरमाया, आज वजीर खजाना साहब ने खुद फरमाया कि हमारा टैक्स का सिस्टम खराब है। हाँ। और हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो बाहर जा रहे हैं। ये वजीर खजाना का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि आप ना तो आपका हमेशा से नून लीग का एक प्रॉब्लम रही है कि वो हमेशा ताजरों की जमात रही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ठीक है। किसान दुश्मन। आप किसानों की जमात रहे हैं सर? हाँ, हम किसानों की जमात है, हम मजदूरों की जमात है। और बड़े फख्र से कहते हैं कि आज, और दुख इस बात का हो रहा है कि किसान आज आलू जला रहा है, आज प्याज जला रहा है, आज गोभी जला रहा है, आज अपनी वेजिटेबल की सारी चीजों को आगे लगा रहा है, या दरिया में फेंक रहा है या नालों में फेंक रहा है। ये एक तकलीफ दे अमल है। इसमें सर एक मैं और कहना चाहूंगा कि कपास हमारी बेसिक रीढ़ की हड्डी थी इकोनॉमी की, जो हम एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमाते थे। सही, बिल्कुल। आज आप कपास इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने के बजाय इंपोर्ट कर रहे हैं। आज आप 50,000 बिल्कुल ठीक हो गया, आप बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करें तो ऑटोमेटिकली हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी उसके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा, उस पर बोझ ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि लोकल प्रोडक्ट के मुकाबले में जब हम बाहर चीज को परचेज करेंगे तो हमें उस पर डॉलर्स भी देने पड़ेंगे और उस पर उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये संदीला साहब, सर ओवर टू यू सर। संदीला साहब। जनाब सर दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैंने सर ये बात की कि आप इनकी ये जो है, जिसा इन्होंने बात की, मरगूब साहब ने कहा, इन्होंने कहा है कि जैसे इंपोर्ट अगर हम करते हैं, खास जैसे हम पहले कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, आप कॉटन को इंपोर्ट करना शुरू हो गया। तो मैंने ये बात कही है कि अगर हम इंपोर्टेड कॉटन से अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और दूसरी बात इन्होंने ये बात कही है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है, या जो बाहर से जो रेमिटेंस आ रही है वो रेमिटेंस हम पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे, उससे सिर्फ हम बैरूनी ममालिक के दौरे कर रहे हैं। सर देखिए, ये तो सर देखिए, मेरी मुझसे पूछा गया, मैं जी सर, मैं सर हमातन गोश हूं सर। सर मैं देखिए, ये तो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि अपना बस एक बात का जवाब देने के लिए आपने कह दिया है। जो दौरे किए हैं, जी सर, मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरों का नतीजा जो निकला है, क्या वो आपके सामने नहीं है? अमेरिका के अगर दौरे किए हैं तो वहां पे हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा पुराना नेटवर्क था जिसको नरेंद्र मोदी जैसे लीड कर रहे थे, वहां पर एंट्रियां बंद करा दी इन दौरों ने, इन दौरों की वजह से। और वहां के जो दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो ख्वाहिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आप हमारे पास आए, दौरे करें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब जो रेमिट से आए हैं उससे हम दौरे कर रहे हैं। ऐसा कहां होता है, किस जगह पे लिखा है? क्या उन पैसों से इस मुल्क, आपकी जीडीपी का एक मेजर पार्ट है जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पर पैसे भेज रहे हैं। और अभी आपकी ये जो अस्करी आप जो चीजें बना रहे हैं और दुनिया भर में बेचने जा रहे हैं, सोचें ये जो अरबों रुपया आने वाला है। जी सर। देखिए, कोई भी चीज एक दिन में फिर नहीं होती। आप ये इतराज कर सकते हैं कि जो हुकूमत है वो 1.5 साल पहले बनी है, 2 साल पहले बनी है, और इस साल में आपने 70 पता नहीं कौन से दौरे कर दिए। जो 25-30 दौरे अगर किए हैं तो 25-30 दौरों का जो रिजल्ट है वो आपको 6 महीने, साल के बाद नजर आएगा। ठीक है, नहीं होता कि आप वहां जा रहे हैं, वहां से बैग भर के पैसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वजन हम अपने बच्चे ट्रेन करके दुनिया भर में भेज रहे हैं। हमारे मुल्क की एक जीडीपी का एक खास हिस्सा इस मुल्क के ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, स्किल्ड है, बच्चों को दुनिया भर में इस वक्त आईटी, दुनिया भर में सिर्फ मेरे हॉलैंड में 10,000 पाकिस्तानी है जो वहां पर के हॉलैंड की जो इकोनॉमी है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत वहां की एम्बेसी बाकायदा तौर प्रोटोकॉल देती है, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं और खुद वो अपनी फैमिलियों के लिए भी कर रहे हैं। तो इसको आप नेगेटिव में समझे कि यहां से कुछ जा रहे हैं। और देखे ना, इस साल में कितने ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर गए हैं, वो 50% से लेस तादाद उनकी हो गई है। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, आपका सर इसके अंदर सर एक छोटा सा मुझे सर बताइएगा कि सर पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी सर कौन बनाता है?
मेरे मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान बनाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शायद अमेरिका बनाता होगा, और पीपल्स पार्टी वालों के मुताबिक शायद सिंध में कोई बैठा हुआ वडेरा बनाता होगा। ये सब ने इसका अपना अपना सोचा हुआ है कौन बनाता है। जाहिर है पाकिस्तान बनाता है, हुकूमत पाकिस्तान बनाती है, जो हुकूमत होती है वो बनाती है। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। यही क्वेश्चन सर मैं लेके चलता हूं यासर साहब के पास। यासर साहब, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, वो एक टैक्स पॉलिसी बनाती है, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते सर? पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि हमें आईएमएफ की जो शराइत हम सुनते हैं, मुसलसल चीजें में आ रही होती हैं कि अब आपको ये वाला टैक्स यहां पे लगाना पड़ेगा, ये वाला टैक्स यहां पे लगाना पड़ेगा, ये लेवी पेट्रोल के ऊपर लगानी पड़ेगी, ये करेगी। अगर पॉलिसीज हम बना रहे हैं तो टैक्सेशन के डायरेक्शंस हमें आईएमएफ या बाहर से क्यों आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, टैक्स पॉलिसी के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2022 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जो फुल प्रेशर के साथ छोटी सी अमाउंट के लिए आईएमएफ के पास गई थी, और पूरी मीडिया ने उसको जो मीडिया ट्रायल भी किया गया, बहुत सारे बम फटा था यहाँ पे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्स पॉलिसी जो है ना वो बनाती है, और जब आईएमएफ की पूरी रिक्वायरमेंट है जिसमें FATF है, उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम किया गया है, और टैक्स पॉलिसी जो है ना अभी बहुत खुशाइन बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो टैक्स पॉलिसी थी उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कर दिया। ठीक हो गया। FBR जो है ना वो बेसिकली टोटल कलेक्टिंग इदारा बन गया है। ठीक है। तो इसको पॉजिटिव पॉइंट भी इस सेंस में लेंगे कि अब गवर्नमेंट फुली ऑथराइज है पॉलिसी बनाने का। ठीक है। इसको क्रिटिसाइज किया जाए तो डेफिनेटली जब हमें बाहर पॉलिटिकली आएगा तो हम उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रही बात जो है क्या कहते हैं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, देखिए वी आर डेवलपिंग कंट्री, इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ इसलिए हूं कि हम डेवलप कर रहे हैं, अभी पॉलिसीज बना रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं दे आर द इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट ना। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। द फर्स्ट इज द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अभी एक नो डाउट मुझे इस सियासत के प्रोग्राम में कहना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल जमात है जिसने सारे का सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। अगर वो 4 साल पहले ही आराम से बैठ जाती तो आज यही गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर होती। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरव्यू आ रही होती हैं, लेकिन अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें हमारी बेसिक यूटिलिटीज की कॉस्ट है, कोई भी बिजनेसमैन जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने अपनी कॉस्ट देखनी होती है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। तो कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मरगूब साहब ने भी बताया कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आ रहे। लेकिन सर संधीला साहब ने ये बताया ना कि अगर एक कोई जा रहा है तो उसी जगह उसको रिप्लेस भी तो कोई कर रहा है ना सर। अगर जैसे इन्होंने शेल की बात की कि शेल चला गया तो उन्होंने कहा कि आराम को आ गया। सर ये मीडिया पे बैठ के ये बात कितनी ओपनली कह रहे हैं, इनको ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेना चाहिए कि जब एक पेट्रोलिंग कंपनी आती है तो हमने सऊदी अरब से कितना पेट्रोल लिया हुआ है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह बड़ा अहम किरदार अदा करती थी, तो पेट्रोल की प्राइस क्यों नहीं नीचे आई? उसमें कॉस्टिंग कौन देख रहा है? नई कंपनियां जाएगी तो PSO क्यों नहीं काम कर रहा? PSO अपने पेट्रोल पंप क्यों नहीं बढ़ा रहा? सही। पूरे मोटरवे के ऊपर एक भी PSO का पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? आई एम रियली सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा ये बात करनी पड़ रही है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है सर, होना चाहिए, होना चाहिए है। वो 1500 किलोमीटर से सर ये नेगेटिव तनकीद नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ना। पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? उसमें हम इंटरनेशनल कंपनी को कॉल कर रहे हैं, कौन उसका बेनिफिशियरी है? इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर कौन है? हम पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पाकिस्तान सिटीजन की बात कर रहे हैं। जहां IT एक्सपर्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो ठीक है, लेकिन जहां से जब हमारा डॉक्टर एक्सपोर्ट होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चों के ऊपर जो तजर्बे करके बाहर चले जाते हैं, नहीं तजर्बे के अलावा सर देखिए ना, एक इंजीनियर हो या एक डॉक्टर हो, उसको तैयार करने में आप ये देखना स्टेट के पैसे कितने लगते हैं ना सर। हमारे बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड होते हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इंडस्ट्री बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो चुका है। वी आर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। ठीक सर, ठीक होगा आपका। सॉरी सर, मुझे जी सर, इस आपका प्रोग्राम माशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो सर को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। तो वी आर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। हम दिन में कितनी इंपोर्ट करते हैं होम यूटिलिटी आइटम्स की, बिल्कुल ठीक है, उस पर टैक्स कलेक्ट करते हैं, और टैक्स वो जो है वो रिटर्न के अंदर जाता है। प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि हमारा जो लोन का डेट है उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, चला जाता है, उसमें चला जाता है। इंपोर्ट कर रहे हैं हम, लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं? तो बेसिकली दूसरी बात है कि बाहर का जो इंटरनेशनल जो कोई भी अगर इन्फ्लेशन है तो सर ऑटोमेटिकली हम वो भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं इसके साथ साथ। जी अच्छा मरगूब साहब, चलें सर सारी बातें एक साइड पर हो गई है सर, हमने गिले शिकवा भी कर लिया, नून लीग के साथ भी हम लड़ पड़े हैं, PTI के साथ भी लड़ पड़े हैं, वो हमारे साथ लड़े हैं, आप उनके साथ लड़े हैं, यानी कि
लड़ाई झगड़ा रहा है। लेकिन मैं मरहूम साहब से बात कर रहा हूं, मेरी बेसिकली एफिलिएशन पाकिस्तान नहीं, चले वो बात की बात है सर, वो बात की आपकी एफिलिएशन सर जिसके साथ मर्जी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है सर, मुझे भी कोई गर्ज नहीं है। मरहूम साहब सर, जैसा संदीला भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि आने वाले कुछ वक्तों के अंदर, कुछ माह के अंदर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो है एक मजबूत जो है सेलर के तौर पे हमें नजर आएगा, जो कि टेक्नोलॉजी को और वेपन्स को, वार वेपन्स को सेल करता हुआ नजर आएगा। सर देखिए, अगर आलू की एक्सपोर्ट नहीं हो रही या कॉटन की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हम सर फर्ज करें 1 लाख बेल्स जो है वो एक्सपोर्ट करके इतने पैसे नहीं कमा सकेंगे जितने हम एक जेट तैयारे को सेल करने से हम कमा सकते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये वाकई हम इस पे कर सकते हैं? नो डाउट सर, हमें कॉटन भी उगानी चाहिए, उस पर भी हमें खुद कफील होना चाहिए। अल्लाह करे कि जैसी ख्वाहिशात है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। वो खा हम कॉटन एक्सपोर्ट करके करें, खा हम गंदम एक्सपोर्ट करके करें, खा राइस एक्सपोर्ट करके करें, खा जट करके करें, असला करके करें, कोई भी चीज हो हमारे, हम प्रोडक्शन दें और उसके एवज हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा, क्योंकि हमने बड़े सुहाने ख्वाब देखे थे कि जब सी पैक बन रहा था और ग्वादर पोर्ट बन रही थी, तो उस वक्त बड़े सुहाने ख्वाब थे कि हम इसकी ऊपर जो टूल टैक्स होगा वो ही इतनी कलेक्शन होगी कि हम मुल्क के सारे कर्ज उतार देंगे। सर आप लेकिन बदकिस्मती कि हम अभी तक उसका कोई प्रॉपर फायदा नहीं उठा सके, और हमने बदकिस्मती के साथ वो उसको इतना मिसमैनेज किया कि हमने वो उसके रोड्स बनाने की बजाय जो ग्वादर पोर्ट्स को लिंक करनी थी, हमने यहाँ पे ओरेंज ट्रेन बना ली और हमने इस किस्म के सूबे बना लिए। अच्छे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो हमारे खत्म हो गए। मेरे पास सर आखिरी एक मिनट है। संदीला साहब, मैं चाहता हूं कि सर इसके ऊपर एक क्लोजिंग वर्ड सर, 1 मिनट के अंदर सर। अब यहाँ पे मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपने तनकीद बाय तनकीद करनी तो उससे क्या निकल सकता है, क्या हो सकता है? अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर बाहर जाएगा तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, क्या डॉक्टर, देखिए वियतनाम से लेके बहुत सारे ऐसे ममालिक है दुनिया भर में उनके डॉक्टर जा रहे हैं, दुनिया भर में डॉक्टर जा रहे हैं और अपने मुल्क के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या इस 26 करोड़ मुल्क में, 26 करोड़ में जितने डॉक्टर बढ़ेंगे उस मुल्क में रहेंगे तो फिर इस मुल्क की खिदमत होगी? मतलब ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको, और फिर बता रहे हैं क्योंकि पीएसओ का मोटरवे पे पेट्रोल पंप कोई नहीं है तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो, देखिए ये एक ओपन है, यहाँ पे प्राइवेट आते हैं, वो प्राइवेट वाले हमेशा ज्यादा मेहनत करते हैं। सर पॉइंट ये है संदीला भाई, सॉरी माजरत के साथ, कता कलामी माफ सर, जेट बिकेगा तो पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट होगा। सर आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर आप सेलर देख रहे हैं सर? 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान IMF से अपनी जान छुड़ा लेगा। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। हुकूमत में जैसे 2016 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में छुड़ाई थी। इंशाल्लाह सर, आपका अल्लाह सर आपकी जुबान मुबारक करे। संदीला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यासर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मरगूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। एट द एंड ऑफ द डे ये पॉइंट ये था कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा सेम वक्त सेम चैनल मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।